teachers, honorable guests, parents and my dear students. It gives me immense pleasure to welcome all today for Career Guidance Program. This program is organized for class 10 students who are at important stage for making decision about their future career. Every student dream of a successful future, and the right guidance can help transform those dreams into reality. Today, we are fortunate to have experts who will share valuable insight about different career paths and help us make informed choices. We have with Police Inspector P.I. Kadam sir from Virar Police Station. I would like to Sneha ma'am, our Vice Principal, to felicitate the sir. He is tax consultant. Next, Dr. Kamlesh Sarosh, BMS doctor who is practicing at Poddar Hospital, Worli, and also CCH and CGO at Valia Hospital. Our next expert, Professor Mahesh Konar sir, who has done Bachelor of Mechanical Engineering from University of Mumbai. Thank you, sir. Thank you. Sir in physics. So please, I call to Sneha ma'am to felicitate the sir. We have with Police Inspector, that is P.I. Kadam sir. He is very cooperative. He has also arranged many awareness seminars. I would like to request sir, please come forward to share their guidance for the students. सर्व स्टेजवरील मान्यवर, या शाळेचे मेन संस्थापक पाटील सर आणि इतर सर्व विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक. मराठी कम्फर्टेबल आहे ना? काही हिंदीमध्ये बोलू काय? मराठी कम्फर्टेबल आहे ना? नाही का? आहे का नाही? बर. पोलीस स्टेशनला सर्व कामकाज मराठीतच चालतंय आणि आता प्रत्येक शाळांना सुद्धा मराठी सक्तीचं केलेलं आहे. 10वीला सुद्धा आहे. मराठी, हिंदी, इंग्रजी तिन्ही लँग्वेज सक्तीच्या केलेल्या आहे. आता मराठी, इंग्लिश किंवा हिंदी न करता आता ही मुलं 10वी पासून मला वाटतं 11वीला जाणार आहेत का? गेलेली आहे. 11वीला गेलेली आहे. यापूर्वी सुद्धा आता आपल्याला माहित असेल की विविध सेक्टरमध्ये जाण्याकरिता मुलांचं 5वी पासूनच त्याचे पालक जागरूकतेने कोणत्या सेक्टरमध्ये मुलाचा कल आहे आणि त्यानं काय करावं, ते काही पालक जर खरंच मुलाच्या बाबतीत जागरूक असतील तर त्याला ते 5वी पासूनच गायडन्स करतात की तुला काय करायचं आहे आणि तू कोणत्या फील्डमध्ये जायचं आहे. आणि ज्यांनी कुठल्याही प्रॉपर्टीच्या किंवा इतर गोष्टीच्या मागं न लागता मुलं हीच प्रॉपर्टी समजून मुलांच्या करिअरकडे ज्यांनी लक्ष दिलेले असेल
आणि ती जर प्रॉपर्टी भविष्यात तुमची चांगली घडली तर जीवनाची सर्व दुःख तुमची नाहीशी होतात. बरोबर आहे का? आणि त्यासाठी मुलांनी सुद्धा काय बघायचं आहे की आपले पालक आपल्याला कोणत्या कष्टातून शिकवत आहेत. सतत मोबाईलमध्ये गुंगून न राहता मोबाईलचा आजार होऊन द्यायचा नाही. मोबाईल हा एक आजार आहे, लक्षात ठेवा. आणि भविष्यात जाऊन त्याच्यापासून मोठे आजार पण होत आहेत. काय मोबाईलमुळं घरी आलं की प्रत्येकाला कोण फेसबुक बघतोय, कोण काय करतोय, शॉर्ट क्लिप काय असतील त्यातून काय अभ्यासाचं बाजूला राहते, इतरच काही ठिकाणी डायव्हर्ट होत आहेत. मोबाईलवरून आम्ही मोबाईल तसा कामाचा पण आहे, परंतु कामाकरता त्याचा यूज केला, चांगल्या गोष्टी करता यूज केला तर तो फार चांगला आहे. परंतु तुम्ही थोडं डायव्हर्ट झाला. अनेक मुलं, आता मी मागच्या वेळी ह्याच शाळेमध्ये ड्रग्सच्या बाबतीत मी एक सेमिनारला बोललेलो होतो. तर ड्रग्सची व्यसनं कशी लागतात मुलांना, तर पहिला करिअरच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर वाईट गोष्टीपासून पहिलं दूर झालं पाहिजे आपण, आणि वाईट संगत सोडली पाहिजे. कितीही माझा प्रेमळ मित्र असेल, मैत्रीण असेल, आणि ती जर ध्येयापासून वेगळ्याच मार्गात भरकटत असेल, तिला स्वतः आपण सांगून, थोडं मैत्रीण आहे या नात्यानं सांगून किंवा मित्र आहे या नात्यानं सांगून त्याला ट्रॅकवर आणायचा प्रयत्न करायचा. परंतु जर तो ट्रॅकवर येण्याच्या मार्गात नसेल आणि आपल्याला स्वतःला त्यापासून जर खरंच वाटत असेल की याच्यामुळे आपलं पण काहीतरी करिअर बिघडते, अशा वेळी सरळ आपण त्याचा हात सोडून द्यायचा आणि आपण आपल्या करिअरवर फोकस करायचा. आजकालची मुलं मोबाईलमुळं काही ग्रुप बनवतात. त्या ग्रुपमध्ये खरंच एखादा जर बदमाश असेल तर ते सॉफ्ट कोण मुलं आहेत, काय आहेत, त्यांची संगत करून चुकीच्या मार्गावर सुद्धा काही मुलं त्यांना घेऊन जात आहेत. मी मागच्या वेळी बोललो होतो की ड्रग्स सारखे विषय आहेत ते काही ठिकाणी सुरुवातीला स्वस्त मध्ये म्हणजे फुकट तुम्हाला वाटले जातात. एकदा तुम्हाला थोडी चटक लागली की थोडे पैसे तुमच्याकडून घेतले जातात. पुढे जाऊन तुम्हाला जास्त व्यसन लागलं. ड्रग्सचं असं आहे की एकदा तुमच्या रक्ताला जी सवय लागली ड्रग्सची तर ती कधीही न सुटणारी गोष्ट आहे. त्यावेळी तुम्ही कितीही पुन्हा नंतर प्रयत्न केले, वेळ गेल्यानंतर, तर ते तुम्ही त्याशिवाय पुन्हा थांबू शकत नाही. मग त्यासाठी तुम्ही काय करता, प्रसंगी घरात चोरी करता, बाहेर चोरी करता, नातेवाईकांशी लबाड बोलता. तर या अशा गोष्टीकडे कुठल्याही पद्धतीनं कधीही डायव्हर्ट व्हायचं नाही. पहिलं आपलं काय करिअर आहे आणि आपल्याला कोणीकडे जायचं आहे त्या करिअर ओरिएंटेड तुम्ही राहिलं पाहिजे. आणि तुम्हाला काही क्षणापुरतं वाटेल की मी हा वेळ मारून गेला, पालकांशी खोटं बोललो, मित्रांशी खोटं बोललो, नातेवाईकांशी खोटं बोललो आणि माझं चालू, तो क्षणिक सुख आहे लक्षात ठेवा, किंवा क्षणाचा आनंद आहे लक्षात ठेवा. तुम्हाला जर जीवनाचं टार्गेट यशस्वी गाठायचं असेल तर आता तुमचं वय साधारण 16च्या पुढं आहे, बरोबर, किंवा रनिंग 16 असेल. 16 ते 23 किंवा 16 ते मॅक्झिमम 25 हा तुमचा 10 वर्षाचा कालावधी ज्यानं करिअरकडे व्यवस्थितपणे लक्ष देऊन वाटचाल केली असेल त्याचे पुढचं 100 वर्ष आयुष्य जरी असेल तरी त्याचं सुखाचं असणार, लक्षात ठेवायचं. म्हणून ह्या 10 वर्षात कुठल्याही वाईट गोष्टीकडे डायव्हर्ट व्हायचं नाही. हा माझा पहिला तुम्हाला सांगणं सल्ला आहे. आणि त्याकरता पालकांना पण सांगणं आहे की आपला मुलगा कोणत्या संगतीत वाढत आहे, त्याचे विचार काय आहेत, त्याचं दप्तरमध्ये चेक केलं पाहिजे. त्याच्या हातात लगेच आयफोन किंवा ॲपल हे अजिबात देता कामा नये. त्याला आवश्यकता आहे टॉकिंगसाठी तेवढंच द्या. त्याला आवश्यकता आहे एखाद्या शिक्षकाने समजा ऑनलाईन काही क्लासेस केलेले आहेत त्यावेळेपुरता आईचा किंवा वडिलाचा मोबाईल दिला तरी चालतो, किंवा काही मेसेज येत असतील स्कूल रिलेटेड ते त्याला पास केले तरी चालतील. अभ्यासात त्याला एखाद्या पॉईंटवर खरंच अडलेला आहे त्यावेळी त्याच्यासोबत बसून तो मुद्दा त्याचा क्लिअर केला तरी चालेल. परंतु केवळ ब्लाइंडपणे आपण एखाद्याच्या हातामध्ये महागडे मोबाईल मुलांच्या हातात देऊन
आपणच आपल्या मुलांना वाईट गोष्टीच्याकडं डायव्हर्ट करतोय हे आपल्या सर्वांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे. ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या तुम्ही जर वेळेवरच त्याचं बंधन घालून घेतलं नाही किंवा त्यामध्ये अलर्टनेसपणा दाखवला नाही तर करिअर पुढं होणं फार मुश्किल आहे. आज प्रत्येक गोष्टीत तुम्हाला संघर्ष आहे आणि संघर्षाविना जी एखाद्याला इजी एखादी गोष्ट मिळाली असेल तर ती टिकणारी नाही. लक्षात ठेवायचं, संघर्ष करून मिळालेला असेल तर त्याला संघर्षाचं महत्त्व कळतं की मी बाबा खरंच मी इजी मला ही गोष्ट मिळालेली नाही, फार संघर्ष केला तेव्हा मला ही गोष्ट मिळालेली आहे. आणि इजी मिळालेले सेक्टर मला वाटत नाही ना कुठल्या सेक्टरमध्ये तुम्हाला इजी चान्स राहिलेला आहे. व्यवसाय असू द्या, गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये नोकरी असू द्या, प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये नोकरी असू द्या, कुठल्याही सेक्टरमध्ये तुम्हाला इझी मला मी नोकरी करेल किंवा माझ्या हाताचा मळ आहे अशी एक म्हण आहे जुनी, तर तेवढे इझी काय राहिलेलं नाही. प्रचंड कष्ट करावं लागतं. त्यावेळी तुम्हाला कुठंतरी तुम्हाला चांगले दिवस येतात. मी ज्यावेळी MPSC मध्ये महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन MPSC स्पर्धा परिषद ज्यावेळी सुरुवातीला स्टार्ट केली त्यावेळी आमच्या वेळी साधारण 7 वर्ष कोणत्याही पद्धतीची पदं भरायची ॲडव्हर्टाईज आली नव्हती, तरी सुद्धा आम्ही पेशन्स ठेवून आम्ही अभ्यास करत होतो. त्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी 550 पदं निघाली. 550 पदामध्ये सर्वांना बसायची परवानगी मिळाली, कारण 7 वर्ष शासनाकडून ॲड नसल्यामुळं ज्यांची वय निघून गेलेली होती त्यांना सुद्धा पुन्हा बसाय परमिशन. असं साधारण 5 ते 10 लाख मुलं आमच्या कालावधीत होते. म्हणजे हा किती वर्षाचा कालावधी आहे, मागच्या 20-21 वर्षापूर्वीचा कालावधी आहे. त्यावेळी 550 पदाकरता या पद्धतीची स्पर्धा असेल तर आजची काय स्पर्धा असेल विचार करा. आज मी साधा आमचा पोलीस शिपाई सुद्धा जर भरतीची परीक्षा बघितलं तर डॉक्टर इंजिनियर सुद्धा स्पर्धेला उतरलेले आहेत. हे वास्तव आहे. तुम्ही जाणून घेतलं तर अनेक डॉक्टर इंजिनियर झालेली मुलं सुद्धा सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यामुळं आपण कुठल्याही बाबतीत लाईट घ्यायचं नाही. करिअरला कधी लाईट घेऊ नका आणि करिअरकडे बघताना एकदम डोळसपणे आणि उघडे डोळे ठेवून बघा. म्हणजे फक्त विद्यार्थ्यांसाठी सांगत नाही, त्यांच्या पालकांसाठी सुद्धा सांगत आहे की पूर्ण तुम्ही, मी मगाशी सांगितलं आपला मुलगा काय करतो, किती वाजता येतो, कुठं जातो, पूर्ण त्याला जबडू पण नका, थोडा फ्री ठेवा. परंतु फ्री ठेवणं याचा अर्थ असं नाही की तो त्याची कुठलीही कारणामे असतील तर तेवढ्या वेळेत त्याला करावेत असं काही नाही. त्याच्या मुवमेंटवर, त्याच्या काही गोष्टीवर लक्ष असावं. तर माझं एवढंच सांगणं आहे की करिअर घडवताना अनेक तुम्हाला मार्गामध्ये व्यत्यय येतात आणि कष्ट केल्याशिवाय काही भेटत नाही. मुळात तुम्ही इझी तुम्हाला काही नाही. प्रत्येक मुलानं 1000 रुपयाचे क्लास लावायला सांगितले किंवा कुठल्या तरी शहरात जाऊन राहायला सांगितले, कुठला तरी महत्वाचा क्लास लावा असं सांगितलंय, असं पण काही नाही. मी स्वतः आतापर्यंत आजच्या घडीपर्यंत कुठलाही प्रायव्हेट क्लास लावला नाही. मी इथे येण्यासाठी स्वतः स्पर्धा परीक्षेत सुद्धा काही मित्रांचे, आमच्या चांगले मित्र होते, त्यांचे ग्रुप बनवले. आम्ही स्वतः विविध लेखकांची पुस्तकं घेतली, अभ्यास केला आणि स्पर्धा परीक्षा दिली. त्यामध्ये 21 वर्षापूर्वी मी MPSC मध्ये राज्यात 8वा आलेलो आहे. हे सांगण्याचं तात्पर्य एवढंच आहे की मी तुमच्यासारखा शहरात सुद्धा शिकलेलो नाही. मी एकदम ग्रामीण भागामध्ये, माझ्या गावची लोकसंख्या साधारण आत्ता 1,500 आहे. माझ्या गावचं मतदान 700 आहे. आज सुद्धा एवढ्या खेडेगावातला मी विद्यार्थी आहे. प्राथमिक शिक्षण 4थी पर्यंत गावामध्ये जिल्हा परिषद, त्यानंतर जवळचं हायस्कूल कोणतं आहे 3 किलोमीटरवर वॉकिंग करत जाऊन 3 किलोमीटरवर जे जवळचं हायस्कूल आहे तिथं 10वी पर्यंत शिक्षण पूर्ण. त्यानंतर जवळ कोणत्या ठिकाणी सायन्स आहे 11-12वी त्या ठिकाणी सायन्स पूर्ण. असं जिथं जवळची शाळा आहे, खर्चिक नाही, जिथं मला जवळचं आहे, जाणं सोयीचं आहे, अशा ठिकाणी मी आजपर्यंत
असं करत करत कॉलेज केलं, MSc पर्यंत शिक्षण केलं, MSc अनालिटिकल केमिस्ट्री झालो, 1% माझं गोल्ड मेडल घेतलं. म्हणजे तुम्ही प्रयत्न करत राहा, गोल्ड मेडल गेलं म्हणून मी नाराज नाही झालो. माझं ऍक्च्युली एम होतं, मला पोलीस खात्यामध्ये अधिकारी बनायचं होतं. ते मी गोल साध्य केलेलं आहे. त्यामुळं मला त्या गोल्ड मेडल गेलेल्याचं काही वाटलं नाही. मला वाटतं मी इथं ह्या माझा प्रवासाचा हे नव्हता. मला फक्त क्वालिफिकेशन करायचं होतं, मी क्वालिफिकेशन केलं. पण माझं जे गोल आहे ते वेगळं आहे आणि ते मला मिळवायचं. त्यासाठी मी प्रचंड धडपडलो. 15-16 तास अभ्यास सतत. आणि आमचा ग्रुप जो होता त्यांनी बरेच आमचे ऑफिसर झाले, बऱ्याच ठिकाणी विविध ठिकाणी ऑफिसर झाले. तर तुम्ही एखाद्या गोष्टीचा पाठपुरावा, जिद्द आणि त्या दृष्टीनं तुम्ही केलेली कष्ट हे तुम्हाला 100% कामाला येतात. आता काही फील्डमध्ये अफवा असतात की वशिला लागतो, काय लागतो. ज्या व्यक्तीमध्ये करण्याची कुवत नसते तो घरात अशा भूलथापा देतो आणि मग काहीतरी पालकांना डायव्हर्ट करून एन्जॉय करतो आणि करिअर खराब करून घेतो. असं कुठलंही काही नसते. तुम्ही जर एम ठेवलं, प्रयत्न केले, गव्हर्नमेंट सगळ्या ठिकाणी स्ट्रिक्ट सगळ्या परीक्षा होत आहेत. तुम्हालाही माहित आहे की आता कुठल्याही प्रत्येक ठिकाणी कॅमेरे आहेत, पेपर लिहिताना कॅमेरे आहेत, रिझल्ट लावताना कॅमेरे आहेत, तपासताना कॅमेरे आहेत. कुणालाही कुठलीही संधी नाही. आपण काय लिहिलंय की शेजाऱ्याला सुद्धा समजते की ह्याला किती मार्क आहेत, तिथंच सांगितलं जाते बऱ्याच ठिकाणी. आमच्या पोलीस भरतीमध्ये तरी ऑन दी स्पॉट सगळं सांगितलं जातं. त्यामुळे कुठलाही काही तुम्ही जे कोणीतरी न्यूनगंड बाळगलेला असेल की भ्रष्टाचार होतो किंवा पदामध्ये असं होतं, बिलकुल नाही. तुम्ही प्रयत्न करा, 100% सक्सेस आहे तुम्हाला. आणि आमच्यासारखा एखाद्या खेडेगावातून येऊन थोडाफार कमीत कमी ह्या पोलीस खात्यामध्ये शहरातल्या मुलांशी स्पर्धा करून आम्ही इथपर्यंत आलो. म्हणजे काहीतरी त्यात पारदर्शकता आहे. 20 वर्षापूर्वी सुद्धा होती. असं काही नाही की बाबा पारदर्शकता नव्हती. आज सुद्धा कम्प्लीट पारदर्शकता आहे. तर प्रत्येकानं ध्येय ओरिएंटेड राहून प्रयत्न करा. नक्कीच तुम्हाला सर्व बाबतीत यश येईल. पालकांना सुद्धा त्या दृष्टीनं अलर्ट राहून मुलांना सपोर्ट करायचा आहे आणि पूर्ण त्याच्या करिअर ओरिएंटेड राहायचं आहे. प्रॉपर्टी, पाहुणे, रिश्तेदारी ह्यात वेळ न घालवता ती पण जपायचं आहे आपल्याला. परंतु त्याच्यासाठी किती वेटेज द्यायचं आहे ते आपण ठरवायचं. नाहीतर मुलाला चल बाबा आज उद्या आपल्याकडे पाहुण्यांचं फंक्शन आहे, जाऊ दे आजची शाळा बुडवून क्लास बुडवून चल जाऊया, हे करू नका. कारण काय, एक क्लास बंक केल्यामुळे महत्वाचे पुढच्या लेक्चरला मुलाची लिंक लागत नाही, तो चॅप्टर पूर्ण जातो. दुसरा चॅप्टर सुद्धा त्याच्यावर जर अवलंबून असेल तर तो त्या मुलाला तो ग्रास्प होत नाही. म्हणून शक्यतो जे काही तुमचे पिकनिक पॉईंट आहे, तुमचं काय असेल ते मुलांच्या शाळेच्या शेड्यूल व्यतिरिक्त तुम्ही ते तुमचं काय आयोजन करा. आम्ही तुम्हाला म्हणत नाही की मुलाच्या शाळेसाठी तुमचं करिअर बंदिस्त करा किंवा तुमच्यावर काहीतरी बंधनं घालून द्या. ह्या पण चांगली बंधनं त्याच्यासाठी घालून द्या. परंतु त्याची शाळा बुडवून, क्लास बुडवून किंवा त्याच्या करिअरला नुकसान होईल असं काय करून ते करू नका. आता तुम्ही म्हणणार की साहेब बरंच काय काय मला सांगितलं, एवढं सोपं आहे काय? तर हे सोपं आहे. त्यामध्ये बाहेरच्या कोणाचं बंधन नाही तुमच्या ह्या गोष्टीवर. हे तुम्हाला करायचं आहे. त्यासाठी काही पैसा खर्च नाही, बरोबर आहे का? फक्त मानसिकता बदलायची आहे आणि ध्येय ओरिएंटेड राहायचं. ठीक आहे. आता मी काही जास्त टाइम घेत नाही, बाकीचे पण आहेत. आणि मला इथं सरांनी बोलवून, किशोर सर, पाटील सर यांनी जी संधी दिली 2 शब्द तुमच्यापुढं बोलण्याची, थोडं व्यस्त शेड्यूल होतं, त्यातून सुद्धा स्कूल आहे म्हणल्यानंतर आणि पाटील साहेबांचा मेसेज आहे म्हणल्यानंतर थोडा वेळ काढून मी म्हणलं जाऊन या प्रोग्रामला थोडी आपण हजेरी लावून काही आपल्या सांगण्यामुळे 2 मुलांच्या जर करिअरचं खरंच चांगलं काहीतरी झालं त्यातून, तर हे आमच्यासाठी सुद्धा आनंदाची गोष्ट आहे. तर मला इथं बोलवून 2 शब्द सांगण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी सरांचे तसेच शाळेचे आभार मानतो आणि 2 शब्द संपवतो. Advocate Sandeep Shukla sir. He is one of the qualified person guide us about the different career fields after taking commerce faculty. So students who are interested in the accounts and finance are requested to listen the session carefully. They should note down the doubts and ask at the end of the seminar. Sir will have one-on-one session for the students who are interested in the commerce faculty. Good afternoon, HLB. जोश से दिखना है. Good afternoon तो बोलो. Good afternoon. Okay, myself is Sandeep Shukla. I'm an advocate. So,
which language you should be comfortable? Just tell me, like Hindi, English, Marathi, Telugu, Urdu, Malayalam, Spanish, and French. I know these languages. So, Hindi comfortable है? अच्छा, चलिए. नॉर्मली मुझे करियर गाइडेंस सेमिनार के लिए बोला गया था, तो अभी एक बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पे बहुत लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 10th के रिजल्ट्स काफ़ी टाइम हो गए, तो आप लोगों ने फॉर्म भी भर दिए होंगे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सब जो है इसमें. बाकी किसी को डिप्लोमा करना होगा तो डिप्लोमा के लिए गया होगा आफ्टर 10th. सो एग्जैक्टली मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि उनका इंटरेस्ट क्या है. अभी जैसे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि अभी जैसे बीइंग अ पेरेंट्स भी बहुत कम लोगों को ये पता रहता है कि फील्ड्स कितने ज़्यादा हैं. अभी जैसे साइंस में मैक्सिमम फील्ड्स उनको इंजीनियर, डॉक्टर्स ज़्यादा करके यही पता है. कॉमर्स में मैक्सिमम सीए भी सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, या फिर कंपनी सेक्रेटरी, ओके, उससे ज़्यादा सुने ही नहीं होंगे. या फिर आर्ट्स में आपने ये सुना होगा कि मतलब टीचिंग के लिए जा सकते हैं, या फिर एमपीएससी या यूपीएससी के लिए प्रिपरेशंस कर सकते हैं. सो एक ये मिथ है, जैसे यूपीएससी, एमपीएससी के लिए भी कोई भी जरूरी नहीं है कि आपने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस लिया, या फिर सीए के लिए, सीएस के लिए भी एक बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपने कॉमर्स ही लेना है. ओके, बिकॉज मैं खुद भी साइंस लिया था, उसके बाद कॉमर्स में स्विच किया. ओके, सो मैं एग्जैक्टली अगर मेरा स्टोरी स्टार्ट करूं तो मैं काशी में पढ़ा था. काशी में गुरुकुल में संस्कृत मीडियम का स्कूल था. एक बहुत छोटे लेवल पे होता था, तो हमारा संस्कृत में मैक्सिमम चीज़ें होती थी. हमारे प्राचार्य होते थे, तो हमें गुरुकुल जैसा लेकर आते हैं सिस्टम से हम लोग ने स्टार्ट किया था. वहाँ से मेरे पापा आर्मी में थे, बाद में कुछ सिचुएशंस की वजह से उनका कोर्ट मार्शल हुआ, तो वो मुंबई आए. बाद में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक नहीं हुआ, चला नहीं. 2-3 बार जाकर आते हैं, नए नए बिजनेसेस ट्राई किए, लेकिन कुछ चले नहीं. तो बाद में उन्होंने, तो मैं नॉर्मली मुझे मुंबई में लेकर आए. आफ्टर 6th स्टैंडर्ड मैं यहाँ पे आया. एक बीएमसी का म्यूनसिपालिटी स्कूल था, वहाँ पे 7th स्टैंडर्ड में ही था. तो हमारे टाइम पे रिलायंस फाउंडेशन करके एक ये हुआ करता था, इवन अभी भी है रिलायंस फाउंडेशन. तो उनके कुछ एग्ज़ाम्स थे, तो मैंने वो क्रैक किए. तो वहाँ से मुझे उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल में डाला वहाँ से. तो मैं पोदार में उसके बाद गया. तो मैं नॉर्मल शेयर करूँ तो एक बहुत सिंपल सा लाइफ ऐसा हुआ करता था. एक चौल में घर था, हम रहते थे बड़े छोटे लेवल पे. और जैसे पैसों की भी जरूरत होती थी तो उस टाइम पे जो क्या बोलते हैं, मैं ऑटो भी धुला था. ऑटो धुलता था, 3 रुपये मिलता था. 3 रुपये मिलता था, मैं खुश भी होता था, बोलता था अरे चलो आज का ये हो गया. तो ऑलमोस्ट 10-15 ऑटो धुलते थे मॉर्निंग में. उसके बाद स्कूल जाते थे. उसके बाद 10th स्टैंडर्ड जब भी आया, तो 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड का स्टोरी मैं बोलता हूँ. आई हेट मैथमेटिक्स अर्लियर. सो मुझे 2 मार्क्स से 3 मार्क्स ही मिलते थे, इससे ज़्यादा मिलते ही नहीं थे. तो मैं एकदम ये हो गया कि एग्जैक्टली मेरा ग्राफ बहुत अच्छा गया है, और अचानक से मुझे 9th में आते ही 2 या 3 मार्क्स मिल रहे. उसके बाद प्रीलिम्स जब आया हाफ सेमेस्टर, तो उसमें भी मुझे 6 मार्क्स मिले. अब वो शॉक कि ऐसा कैसा हो गया. आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं लास्ट 1 महीने मेहनत करूँगा. मैं स्कूल नहीं गया 1 महीने, और कंटिन्यूसली मेहनत की. उसके बाद एग्जाम्स हुए. आई गॉट 59 आउट ऑफ 60. आफ्टर दैट जब फाइनल एग्जाम्स हुए तो 100 आउट ऑफ 100 मुझे मैथ्स में मिले. ओके, तो मैंने अचीव किया. एक चीज़ मुझे समझा कि कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है किसी भी चीज़ को अचीव करने में. हम बोलते हैं ना कि कोई स्कॉलर है, कोई बोलते हैं ना कि अरे ये बहुत स्कॉलर, इसको बहुत आता है. ऐसा कुछ होता ही नहीं है. इट्स ऑल अबाउट डे 1 से कौन पढ़ता है और
और डे 1 से कौन नहीं पढ़ रहा है। और कंसिस्टेंसी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। कंसिस्टेंसी, हम नॉर्मली पढ़ाई करते टाइम पे देखो एक चीज़ समझो, पढ़ते टाइम तो हर कोई बच्चा पढ़ ही रहा है, लेकिन आप अलग क्या कर रहे हो। आपको पता है कि ये पर्टिकुलर जो है चैप्टर है, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस में मुझे मालूम है कि 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर किए गए हैं, बाकी इसी 2 कॉन्सेप्ट के बेस पे ही बाकी है ना। तो मैं क्या करता था, LDR मार्क करता था, लास्ट डे रिवीजन के लिए उसको रख देता था। ओके, जो फॉर्मूलाज रहते हैं उसको LMR में रख लेता, लास्ट मिनट रिवीजन। एटलीस्ट एग्जाम की एक दिन पहले जब सुबह मॉर्निंग में उठूंगा तो मैं इन चीज़ को रिवीजन करूंगा। तो बहुत ज़रूरी होता है आप अपनी स्टडी को कैसे स्मार्टली मैनेज करते हो। और सेकेंडली, हम मोटिवेट हो जाते हैं कि बॉस लोगों का मोटिवेशन देखा और जो है क्या बोलते हैं, हम मोटिवेट हो, कल से पक्का पढ़ेंगे हम, हाँ कल से देखना ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग ये रात में डिसाइड करते हैं, सुबह बोलते हैं 6 बजे उठ के ये करूँगा, उठते हैं 8 बजे। प्रॉब्लम वहाँ हो जाता है, बोलते हैं अरे यार 8 बज गया, कल से पक्का ये करूँगा। एक चीज़ समझो, कभी भी कोई भी प्लान्स आप जब सुबह उठो ना तब बनाओ कि अब मैं कैसे पढ़ूंगा। दूसरा चीज़, कभी भी आप कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हो ना, कोई भी चीज़ों के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले शॉर्ट एनालिसिस करो, आपका कौन सा चीज़ जो है स्ट्रेंथ है। मैक्सिमम चीज़ जो हमें आता रहता है हम उसको ही प्रैक्टिस करते रहते हैं, हम अपने वीकनेस पे काम ही नहीं करते। अल्टीमेटली वीकनेस को हम अवॉइड करते हैं। ये इंसान की प्रवृत्ति है कि जब हमें कोई चीज़ डिफिकल्ट लगता है ना, हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं अरे यार डिफिकल्ट है, बाद में करेंगे बाद में करेंगे, लेकिन वो डिफिकल्ट नहीं है, वो आपका वीकनेस है। आपको पता चल गया आपका वीकनेस एग्जैक्टली किधर है। जैसे आप एग्जाम्स देते हो तो आपके टीचर्स आपको बताते हैं यहाँ पे आपके मार्क्स क्यों कट रहे हैं, तो आपको काम किस पे करना होता है कि मार्क्स वहाँ पे क्यों कटे हैं, तो वो आपका वीक पॉइंट है, तो उस पर काम करना होता है। धीरे धीरे यही वीकनेस आपका स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाता है कि अगर कंटिन्यू उस पर काम कर दिए तो वीकनेस नो मोर वीकनेस रह जाएगा। और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज होगा जो चीज़ों से आपको डर लग रहा था, अरे एग्जाम में आ गया तो मेरे मार्क्स तो मैक्सिमम चले जाएंगे, बाद में क्या होगा देखोगे वो चीज़ें तो आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो चुकी है। जो चीज़ आपके लिए थ्रेट था, डर का काम कर रहा था कि ये एग्जाम में नहीं आना चाहिए, बाद में अपॉर्चुनिटी का काम करने लगता है। ये आया तो फुल मार्क्स अपने ही होंगे, क्यों? क्योंकि मैंने उस पर काम किया। लाइफ में हर जगह यही होगा, आपको अपने वीकनेस को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उन वीकनेस को एक काम करना पड़ेगा और वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं अपनी स्टोरी पे आता हूँ। सो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब मुझे उसके बाद मैं 10th में गया, 10th में आई गॉट 96% समथिंग लाइक दैट। ओके, बहुत वाव परसेंटेज से क्लियर किया था उस टाइम पे मैं। तो उसके बाद मैं स्पोर्ट्स में था, महाराष्ट्र एथलीट में था। अभी देख के लग नहीं रहा होगा, हाँ मतलब बहुत टाइम हो गया छोड़ के। सो मैं रनिंग और स्विमिंग करता था, तो उसके बेस पे मुझे स्पोर्ट्स कोटा में नेवी में 2010 में मुझे नेवी में जाके क्या बोलते हैं जॉब मिला। मैंने परसों भी किया 1.5 ईयर, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मुझे समझा नहीं। सो एग्जैक्टली देखो कैसा होता है ना कि मैं खुद बहुत कंफ्यूज रहा हूँ इन चीज़ों को लेके कि कैसे चीज़ें करनी है। लेकिन एक चीज़ समझो, आपने कभी रॉ हीरा देखा है? डायमंड जो होता है उसको जब घिसते हो ना, बहुत ज़्यादा घिसने के बाद एक्चुअल डायमंड के जैसा शेप मिलता है उसको। तो वैसे हम सब लोग रॉ हीरे की ही तरह हैं। वी ऑल हैव अ डायमंड, बट हमें डिस्कवर करना है। अब वो डिस्कवर कैसे करना पड़ेगा? हमें मेहनत करना पड़ेगा, खुद को घिसना पड़ेगा, और मेहनत इतना करना पड़ेगा कि मेहनत को भी लगे गलत आदमी से पाला पड़ गया है कि बंदा या बंदी मेहनत बहुत ज़्यादा कर रही है। और वो चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम टाइम पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। मेहनत एक दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम मोटिवेट हुए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, देन नाउ यू रियलाइज कि अरे मुझे नहीं पढ़ना था, अब आप वीकनेसेस को छोड़ देंगे, क्विट करेंगे, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस थे रेदर देन इंटरेस्टेड। तो आप अगर इन्फ्लुएंस पे तो इंटरेस्ट पता लगाओ कि क्या मुझे ये चीज़ करनी है। इंटरेस्ट कैसे आएगा सर? इंटरेस्ट आने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो
उसका इंफॉर्मेशन तो होना चाहिए, उसका रूट कैसा है, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या मेरे पेरेंट अफोर्ड कर सकते हैं। यू नीड प्रॉपर इंफॉर्मेशन। अगर ये तीनों चीज हो गई तो तुम एक ऐसे पर्सन को ढूंढो जो आपको गाइड कर सके। ये होगा कैसे, कहाँ पे होगा, कौन कराएगा, एग्जैक्ट रूट क्या है, क्या इसके लिए कोई ऐसा तरीका है क्या कि हम इसमें कुछ स्टेप्स स्किप कर सकते हैं। ये सारी चीजें प्रॉपर्ली कौन करेगा, एक होगा जिसको हम बोलेंगे तो आपको गाइड करेगा, यू नीड गाइडेंस। अगर ये चारों पैरामीटर्स आप प्रॉपर्ली एनालाइज करते हो एंड देन यू डिसाइड एनी करियर और यू चूज एनी स्ट्रीम, वो आपके लिए ऑफ कोर्स फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा। सो यू कीप इन माइंड रेदर देन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड गेट इंफॉर्मेशन। मैं वर्ली से पढ़ा, वर्ली मुंबई मुद्दा हॉस्पिटल है, वहां से। देन द थिंग इज कि अगर साइंस लोग लेते हैं उनके माइंड में यूजुअली दो ही फील्ड आता है, पेरेंट्स को बच्चे को भी, कि सर अगर साइंस लिया तो देखो सर कोर फील्ड तो एक मेडिसिन है, डॉक्टर की पढ़ाई को मेडिसिन की पढ़ाई बोलते हैं। मेडिसिन मतलब दवा बनाने की बात, उसको फार्मेसी बोलते हैं। अगर कोई बोलता है मैं मेडिसिन पढ़ रहा हूं तो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। डॉक्टर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस। इट डिपेंड्स कि आपको मार्क्स कितने आ रहे हैं, या हो सकता है आपका प्रायोरिटी कुछ वैसा था कि आपको ये डिग्री करनी थी। प्राइमरी लेवल पे तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मार्क्स, मार्क्स कितना वैसा कॉलेज वैसी डिग्री मिलने वाली है। बट एक प्रॉब्लम ये है, एक पेरेंट को प्रॉब्लम ये होती है, इस अगर बच्चा साइंस लिया, अगर उसने मेडिसिन ली, डॉक्टर बनने की कोशिश किया, तो हमने एक चीज सुनने की कि डॉक्टर बनने को लंबा टाइम लगता है, पता नहीं कितने साल लगते हैं। देखो अगर आप यूजी की बात करते हो, अंडर ग्रेजुएट की, तो 5.5 साल, 5.5 साल में 4.5 साल आपका थ्योरेटिकल पढ़ाई होता है, 1 साल आपका रोटेशनल इंटर्नशिप होती है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में आप ड्यूटी। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते ना तो आपको सिर्फ पेरेंट्स ही पढ़ा सकता है, मतलब सर मतलब पेरेंट पैसा भर के पढ़ाएगा और क्या करेगा। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पेरेंट के पैसे की जरूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू, इन मेडिसिन अगर आपके मार्क्स अच्छे, आप पढ़ना चाहते हो, देखो जैसे आपने 10th की एग्जाम दी, किसी को 95 आया, किसी को 94, किसी को 90, किसी को 78, किसी को 60। अब हम सबने फॉर्म भरा एडमिशन के लिए, तो मेरा नाम लिस्ट में आएगा, कैसे आएगा, ऑन द बेसिस परसेंटेज किसका हाईएस्ट है, सर 95, 92, सर 78, 60, इसको हम मेरिट बोलते हैं। मेरिट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए मेरिट लगती है। आप एग्जाम दो, आप बढ़िया पढ़ाई करो, आपने एग्जाम दी, आपके मार्क्स आ गए, मार्क्स कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी मार्क्स हो सकता है। जब मेरिट लिस्ट लगेगी, मेरा नाम अगर मेरिट लिस्ट में आता है, मेरे स्कोर कम है उससे, लेकिन इतना है कि मेरा नाम मेरिट में आता है, तो पता है अगर आप महाराष्ट्र में हो और अगर आप लड़की हो तो मेडिसिन पढ़ने की लड़कियों के लिए कोई फीस नहीं, इट इज 0। लड़कियों को पढ़ने का फीस नहीं लगता मेडिकल कॉलेज में, टोटली पूरा फीस माफ है। सर लड़कों का क्या है, अगर आप लड़के हो महाराष्ट्र में हो, भाई मैं ये स्टेट क्यों मेंशन कर रहा हूँ स्पेशली, बिकॉज फिलहाल ये जो स्कॉलरशिप की जो पॉलिसी महाराष्ट्र में, अगर आप लड़के हो, आपने मेडिकल की एग्जाम दी जिसको नीट बोलते हैं, अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है, उस कॉलेज की जो भी फीस होगी वो फीस 50% ही पे करना होता है। तो आप तो ये क्या चीज है, इंफॉर्मेशन है। मुझे इंटरेस्ट था बट इंफॉर्मेशन मिला, क्योंकि इंटरेस्ट आया तो किसी को डरा दिया कि आप अगर डॉक्टर बन जाओगे तो करोड़ों रुपए लगेंगे, पेरेंट बोलेगा मैं नहीं पढ़ा सकता। किसी ने बोल दिया कि सिलेक्शन टेस्ट ही खराब है, कहाँ लोग सेलेक्ट करते हैं, मेरे पड़ोस में एक जन है 5 साल से नीट दे रहे हैं। देखो सिंपल है, जब तक आप नीट या जेई का सिलेबस पढ़ के खत्म नहीं करते सिलेक्शन नहीं होगा। अब चाहो तो आप 2 साल पहले कंप्लीट कर दो, 3 साल, 4 साल, 5 साल, डिपेंड्स ऑन यू। लोगों का क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने 5 साल के लिए अभी तक वो सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। कोई बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालता है, क्यों निकाला वो, क्योंकि उसने 2 साल में सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप साइंस में आ रहे हो तो आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि साइंस में गवर्नमेंट बहुत सारी स्कॉलरशिप देती है, नॉट ओनली इन नीट मतलब मेडिसिन की पढ़ाई के नहीं बोल रहा मैं सिर्फ, इवन जेई की स्कॉलरशिप है। देखो अब ये कैसे होगा सर, इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। हम किसी को क्यों पैसे माफ कर देंगे, फीस क्यों माफ कर देंगे, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स के लिए अपने पास एडवोकेट्स होते हैं, सीए होते हैं जो फाइनेंशियली मैनेज करेंगे, या पेपर जो लॉ मैनेज करते हैं। इट इज लाइक कि वो पेरेंट्स जिनकी इनकम लेस देन 8 लाख है, उनके लिए सब पॉलिसीज वर्क करती है। अगर आपकी इनकम मोर देन 8 लाख है, आपके अकाउंट में सैलरी आती है, वो दिखता है कि मोर देन 8 लाख है, 9 लाख, 10 लाख, 15 लाख, तो ये पॉलिसीज आपके लिए नहीं है। तो दोस्त जिनके पास हम बोलते हैं इकोनॉमिकल वीकर, ये पॉलिसी उनके लिए है। तो अगर आप साइंस में आ रहे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। साइंस ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, होता नहीं है, नहीं टफ नहीं है, लेंथी, चलना पड़ता है। अगर आप रुक जाओगे तो वहीं रहोगे, अगर आप चलोगे तो ऑफ कोर्स आप सक्सीड करोगे। तो
साइंस में एक फील्ड मेडिसिन है, मेडिसिन में ऑफकोर्स मार्क्स चाहिए। मार्क्स कैसे आएगा सर? रोज रोज पढ़ने से, कंसिस्टेंसी। अगर संडे को एग्जाम है तो शनिवार की रात को अगर तुम बुक लेके बैठते हो, रात भर पढ़े, तो पेरेंट को तो यही लग रहा है कि बच्चा बहुत पढ़ रहा है, बहुत पढ़ता है सर, पर उसे क्या पता है कि वो सिर्फ शनिवार की रात को पढ़ता है। और मॉर्निंग में जाएगा, अगर उसके रटे रटाए क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए तो उसको मार्क्स दिख जाएगा। 10 पेपर में 3 पेपर में उसको मार्क्स दिख जाते हैं। तो वो बच्चा खुद से भी एक्सपेक्टेशन रख रहा है और पेरेंट को भी एक्सपेक्टेशन कि मेरा बच्चा अच्छा है, बट एक्चुअली वो राइट पाथ पे नहीं है। उसको धीरे धीरे पढ़ना था, एवरीडे पढ़ना था। बार बार एक वर्ड यूज हो रहा है, कंसिस्टेंसी। यस, कंसिस्टेंसी मैटर्स। एंड आई टोल्ड, अगर आपको सक्सीड होना है, सक्सेस होना है, तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आती है, ये ओवर द नाइट बिल्ड नहीं होता। अगर आपको सक्सेस होना तो पहले आप हैबिट सीखो। अगर आपको हैबिट चाहिए तो पहले डिसिप्लिन में आओ। हैबिट मतलब आपको आदत ही नहीं 2 घंटा लगातार बैठ के पढ़ने की, आपको हैबिट नहीं क्लास में लेक्चर्स अटेंड करने की, आपको हैबिट नहीं प्रॉपर नोटबुक नोट्स मेंटेन करने की, तो आप जब ये चीजें मैनेज नहीं कर सकते, हैबिट नहीं है, फिर आप सक्सेस भूल जाइए। अगर आपको सक्सीड होना है तो ऑफकोर्स इट फॉलो करना पड़ेगा। टिल 10 तुम एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में थे, फिक्स था। मॉर्निंग 7:30 को घंटी बजेगी, अंदर जाना है, पहला लेक्चर इनका है, दूसरा लेक्चर इनका है, बीच में ब्रेक है, यूनिट टेस्ट है, सेमेस्टर, सब फिक्स था। बट आफ्टर 10 ऐसा कुछ नहीं होता है। स्ट्रक्चर्ड है बट तुम फॉलो नहीं करोगे। तो अभी तक तुम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में थे, अभी तक पेरेंट टीचर सबके आगे पीछे तुम्हारे आगे पीछे खड़े थे, बट आफ्टर 10 ऐसा नहीं होगा। तो आफ्टर 10 बहुत सारे बच्चे 11th जाने के बाद वो स्ट्रीम कुछ भी चूज करें, ये बहुत है पॉसिबल है कि हम डाइवर्ट होंगे। हमने लिया साइंस, बैठना था क्लास में, हम घूम रहे हैं। हमने लिया आर्ट्स कॉमर्स, हमको बैठना था कॉलेज में, हम घूम रहे हैं, हम डाइवर्ट हो चुके हैं। एंड देन यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 1.5 years। देखो 2 साल नहीं, यू डोंट हैव 2 years। हाँ, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स 2 साल नहीं है। कैसे सर? दिस इज जून, ठीक है, नेक्स्ट दिसंबर आ रहा, 6 महीना, अगला 1 साल पूरा 2028 का दिसंबर खत्म, क्योंकि फेब में बोर्ड होगा। फेब 2028 में जितने बच्चे बैठे यहाँ पे, इन सबका आगे ही बोर्ड होने वाला है। यू हैव हार्डली 18 month, 18 महीने। 18 महीने में 2 महीना तो निकलना है। कैसे? बहुत बारिश होगी बिहार में, पानी वाटर लॉग होगा, छुट्टी हो जाएगा, तुम बीमार पड़ जाओगे, बर्थडे आ जाएगा, शादियां पड़ जाएंगी, समर वेकेशन आएगा, 2 महीना और निकाल दो, तो 18 महीने में 2 निकाल कितना बचा? 16 महीने। तुम 1st to 10 10 साल में आए ना, 11th 12th हार्डली 16 महीने में कंप्लीट होता है। एक बोर्ड देने को 10 साल मिला, दूसरा बोर्ड देने को हार्डली 60 मंथ। दैट टू हम लोग 10 साल क्लास में बैठ के पढ़े, फिर हमको 60 70 90 आया। अब यहाँ पे 16 महीने में हम लोग तो 12 महीने कॉलेज के बाहर है, कॉलेज कॉलेज या क्लास, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे नीट जेईई क्रैक करना है। कैसे पॉसिबल है? ये तो चीटिंग हो गया ना। फिर बाद में स्टोरीज आती हैं कि मेरे बच्चे का 10th में 90% था, बट बच्चा 11th 12th में गया, पता उसके साथ क्या हो गया, उसके साथ कुछ नहीं हुआ है, उसने सिंपल पूरा सिस्टम क्रैक किया है। अगर आप सिस्टम में नहीं हो तो नहीं होगा। तो आफ्टर 10th व्हाट यू नीड इज प्रॉपर गाइडेंस, एक आदमी जो आपको गाइड करे। और आज की डेट में सबसे ज्यादा जो चीज आपको डिस्टर्ब करती है, जो आपका पूरा ध्यान खींचती है, दैट इज योर मोबाइल। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा सोर्स मोबाइल है। अब पढ़ने भी गए तो बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उसने मोबाइल लिया, यूट्यूब पे गया, कोई उसने कीवर्ड डाला, सर्च किया, वो पढ़ना स्टार्ट ही किया, उसके दोस्त का मैसेज आ गया, पॉपअप हुआ ऊपर, क्या कर रहा है? वो अवॉइड कर रहा है कि मैं नहीं बोलूंगा, पढ़ रहा है, बट फिर भी उसने बोल जल्दी बोल, क्या कर रहा है? मेरे पास एक नोट्स है, उसने क्लिक किया, हाँ मैं पढ़ रहा था, और वहां से चालू होगा आगे के 1-1.5 घंटे चैटिंग। चैट करते करते उसका आई, उसका ब्रेन ड्रेन हो चुका है, पढ़ने का टाइम खत्म हो चुका है, मोबाइल साइड में रखेगा, खाना खाएगा या नहीं खाएगा, बोलेगा मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगा, और उसका पूरा दिन ऐसे ही जाने वाला है। तो अगर तुम अवॉइड कर सकते हो मोबाइल को, देखो एक बात याद रखो, मोबाइल को ह्यूमन ने बनाया है, हमने बनाया, तो मैं मोबाइल को यूज करना चाहिए, मोबाइल मुझे यूज नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम ये जनरेशन के साथ कि तुमको मोबाइल यूज कर रहा है, मेरे पास भी मोबाइल है बट मैं मोबाइल यूज करता हूँ, वो मुझे यूज नहीं करता। दैट इज द डिफरेंस। अगर आप मोबाइल यूज करना सीख जाओ तो जितना भी चेंजी है, जो करंट जनरेशन है, ये लोग प्रॉपरली मैनेज कर लेंगे। बट बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इज मोबाइल। दैट टू मोबाइल के साथ साथ डिसिप्लिन नहीं है हमारे अंदर। डिसिप्लिन हमारा सोने का, खाने का, उठने का टाइम ही फिक्स नहीं है। हमें लगता है कि पेरेंट ऐसे ही चिल्लाता है, पेरेंट बोलता है सुबह जल्दी उठो, ये करो वो करो, वो तुम्हें वो चीज़ नहीं सिखा रहे, वो ये कह रहे हैं कि डिसिप्लिन में आओ, बट हम डिसिप्लिन में नहीं आते।
इसीलिए तो ऑप्ट करते। तो अगर आप किसी भी स्ट्रीम में जा रहे हो तो डिसिप्लिन मैनेज करो, मेंटेन करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। और अगर आप साइंस में आ रहे हैं या किसी भी फील्ड में आ रहे हो तो आप फर्स्टली ये मैनेज करो कि आपको इन्फॉर्मेशन है क्या, सीए कैसे बनते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन निकालो। सीएस कैसे बनते हैं, कितनी कंपनीज है जो आपको सीए या सीएस की जॉब ऑफर करती है, हाईएस्ट सैलरी क्या है, कौन सी कंपनी, कौन सा क्लास, कहाँ पे क्या होता है। अगर आप नीट जेई में जाओ तो ये पता लगाओ कि नीट का सिलेबस क्या है, उसको कितने लोग पढ़ाते हैं। एक प्रॉब्लम ये भी कि आज के डेट में साइंस में ओपनली बोल रहा हूं विद पेरेंट एंड स्टूडेंट्स, साइंस में बहुत स्कैम चल रहा है, लॉट ऑफ स्कैम। इवन आई डू रिप्रेजेंट बिफोर साइंस, आपको दिख रहा है, ठीक है, बट मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ देयर इज स्कैम। स्कैम मतलब क्या सर? मतलब ये हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे साइंस के नाम पे कुछ भी कोर्स इन्वॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पढ़ना है, वहाँ पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, बट एट द एंड कुछ नहीं हो रहा है। द रीजन इज कि साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है जो किताब में है, साइंस अपने आसपास है, एग्जिस्ट करता है। अगर आप ठीक से नहीं पढ़ोगे तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। जो आपको बोल रहा मैं जेईई पढ़ाऊँ उसको खुद को वो चीजें पता होनी चाहिए, अदरवाइज वो किताबों में रहेगा, सिर्फ रियल वर्ल्ड में आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। सो आफ्टर 10th अगर आप करियर चूज कर रहे हो, बी वेरी वाइज, दिमाग लगाओ, दिमाग खर्च करो, इंफॉर्मेशन निकालो, देन आपका एक प्रॉपर स्ट्रीम चूज करो। मेडिसिन के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि मेडिसिन के लिए नीट की एग्जाम होती है, नीट की एग्जाम टफ नहीं होती है, लेंथी होती है। लेंथी मतलब कैसा? किसी को 100 पेजेस लिखने बोलो और किसी को 2 मैथ्स का टफ सम सॉल्व करने दो, तो 100 पेज लिखना इज लेंथी, बट 2 टफ सम सॉल्व करना ये ट्रिकी। तो नीट इज ऑल अबाउट लेंथी, वो लेंथी। अगर आप करोगे 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 होगा। सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो आई टोल्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज है आपके लिए, इनकम लो है या फिर ईडब्ल्यूएस मान दो, गवर्नमेंट विल मैनेज। फंड इज नॉट इशू, इशू आपका मार्क्स है। मार्क्स नहीं आएगा, सर वो करोड़ों किसके लगते हैं, जिनके 200-250 मार्क्स आ रहे हो, फिर उनको डॉक्टर बनना है, तो आप डोनेशन पे करेंगे, 20-30 लाख डोनेशन पे करेंगे। पर ये कि मिनिमम 15-18 लाख फीस अप्रॉक्स 1 ईयर के ऊपर जाने वाला है। बुक्स, बैग्स, कपड़ा, खाना, वो 1 ईयर के ऊपर जाएगा। तो वो जो आपने सुन रखा है करोड़ों रुपए लगते हैं, वो उनका है जिनके मार्क्स नहीं आए, जिनका मार्क्स है उनके पैसे नहीं लगते। और ये बोलने की चीज नहीं है, एवरी ईयर अप्रॉक्स 3 से 4 स्टूडेंट्स हमारे इधर होते हैं जिनको हम लोग स्कॉलरशिप के थ्रू फ्री एजुकेशन को मिलता है। इस साल भी 3 है, 3 लड़कियां, तीनों को मिला हुआ है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप इंफॉर्मेशन पॉलिसीज चेक करो, राइट। ये मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। एंड आई गेस इंजीनियरिंग के लिए मैं महेश सर को हैंड ओवर करूँ। महेश सर, ओके, मैं ओके, मैं थोड़ा सा आपको इंजीनियरिंग का बोल देता हूँ। देखो साइंस में एक कोर तो नीट हो गया, मेडिसिन, दूसरा होता है इंजीनियरिंग। किसी को मेडिसिन लेना है, किसी को इंजीनियरिंग, डिपेंड करता है, आपकी पर्सनल चॉइस है। हाँ, अगर आपको कम टाइम में डिग्री कंप्लीट करनी है एंड यू वांट कि आपको एक अच्छा खासा सैलरी मिले, एक अच्छा करियर भी मिले, यू कैन गो फॉर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स है। इंजीनियरिंग करने के 2 लेवल्स हैं, एक ऑल इंडिया लेवल है जेईई और एक स्टेट लेवल है एमएसटीसीई। देखो लकली और इन महाराष्ट्र, तो अपने इधर जो एमएसटीसीई का कॉलेज है ना, इट इज एज गुड एज बहुत सारे नेशनल लेवल के कॉलेज। तो आप जेईई के थ्रू अगर जाते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जाते हो एटलीस्ट सीईटी तो क्रैक करो। महाराष्ट्र स्टेट के पास इतना अच्छा कॉलेज है, मुंबई जोन में, पूना में इतने सारे कॉलेजेस हैं, यू कंप्लीट डिग्री। इंजीनियरिंग इज गुड। इंजीनियरिंग में क्या फायदा है? कॉर्पोरेट लेवल की जॉब है, अपडेटेड लेवल की जॉब है, 4 साल का कोर्स है। 3rd ईयर में अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो 3रे साल में आपको जॉब लेटर मिल जाता है। अगर आप मुंबई के अच्छे कॉलेज में हो, जैसे कि पीजीटीआई, एसबी, आईटी, एसपीसीएस, ठीक है, पूना का सीयूईपी या यूआईसीटी, सब कॉलेजेस हैं। अगर आप यहाँ पे हो और अच्छी फील्ड में हो तो आप अप्रॉक्स 15 से 20 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट टू 3rd ईयर में आपको जॉब लेटर मिल जाएगा। अगेन द थिंग इज सर कैसे होगा? पढ़ाई करने से होगा। पढ़ाई कैसे होगी? कंसिस्टेंसी से होगी। तो मुझे पूछो, मैं हर बार यही बोलता हूँ, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। यू हैव हार्डली 16 मंथ। तुमने नहीं पढ़ना है तो भी और पढ़ना है तो भी ये 16 मंथ तो निकल जाएंगे, बट 16 मंथ के बाद दूसरा बोर्ड आ जाएगा। और जब उस बोर्ड का रिजल्ट आएगा ना, तो आज जितनी खुशी है तुम्हें रिजल्ट ले करके, उतना ही कम होगा उस टाइम पे कि काश मैंने पढ़ा होता। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू, वार्निंग यू कि भाई 16 मंथ बच्चे से ढंग से पढ़ लो। पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सी आफ्टर टाइम ट्राइंगल फॉर्म होता है। आपका बच्चा अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, पेरेंट अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, टीचर अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। इन तीनों को एक पॉइंट पे रखना है, ट्राइंगल बनेगा। टॉप पे बच्चा है आपका, बेस पे एक तरफ आप बैठे हो एज अ पेरेंट, एक तरफ टीचर बैठा हुआ है। जब तक ये तीनों मिलकर काम नहीं करेंगे, आप जो भी सोच रहे हो नहीं होने वाला। सो नेक्स्ट 16 मंथ पेरेंट्स, स्टूडेंट एंड टीचर, तीनों को मिलकर ट्राइंगल में रहना पड़ेगा। अगर आप उस ट्राइंगल के बाहर गए, कोई भी
पर्सन टीचर या लेट्स से स्टूडेंट या मैं एज अ टीचर उस ट्रायंगल के बाहर गया नहीं होने वाला चीज। एंड कंपटीशन ऑफ कोर्स बहुत हाई है, बट अगेन द थिंग इज कि वो नंबर्स दिखते हैं। नीट में 25-26 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, जेई में अप्रॉक्स 18 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, बट द थिंग इज कि वो 25 के 25 लाख नीट डिजर्व नहीं करते। वो जेई में 18 लाख नीट वो लोग जेई डिजर्व नहीं करते हैं। क्यों? क्यों पढ़ते नहीं ना। नीट में आउट ऑफ 25 लाख 23 लाख बच्चों ने इसलिए बायो लिया कि उनको मैथ्स नहीं पढ़ना है, उनको मैथ्स नहीं आते इसलिए बायो लेते हैं। इट इज लाइक कि क्योंकि मुझे मैथ्स है इसमें डॉक्टर बनूंगा, ये गलत चॉइस है। और इसीलिए वो नंबर्स लिखते हैं कि 26 लाख, बट एग्जाम देके तो 23 लाख लोगों ने सिर्फ गवर्नमेंट को फॉर्म पे पैसे देने के लिए आए, लोग 2 लाख एक्चुअली में पढ़ रहे हैं और उसमें से 1 लाख लोग डिजर्व करते हैं। और गवर्नमेंट ने परफेक्ट सीट रखी हुई, अप्रॉक्स 60,000 गवर्नमेंट सीट है, प्राइवेट मेडिकल 1 लाख सीटें हैं। तो मिला जुला के एवरीथिंग इज बैलेंस, सीटें बेटे कुछ कम नहीं है, परफेक्ट है, राइट। सो आफ्टर 10th आपका जो भी स्ट्रीम है उसको वाइजली चूज करो, पूरा इंफॉर्मेशन निकालो एंड देन उसमें हैंडल करो। एंड ऑफ कोर्स अगर आप आर्ट्स ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, साइंस ले रहे हो, नेक्स्ट 60 मंथ पढ़ने को दो। वो आप मूवी के ऊपर मत जाओ तो मूवी में दिखाया है कि लोग कपड़े पहन के घूमते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सब डिग्री कॉलेज में होता है, यू आर इन जूनियर कॉलेज। दूसरी बात, बहुत से पेरेंट को ऐसा लगता है कि सर कॉलेज मुंबई का होना चाहिए, चर्चगेट में एडमिशन लेंगे, ठीक है, माटुंगा में जाएंगे, रूपारेल जाएंगे, विले पाटला जाएंगे, क्यों? सर कॉलेज अच्छा है। 11th 12th जूनियर कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके बच्चे को पढ़ना होता, पढ़ने को टाइम चाहिए और टाइम देने के बच्चे कॉलेज नजदीक होना चाहिए। डोंट मेक मिस्टेक कि आप सर्टिफिकेट में डाल दो। एवरी ईयर मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं, बच्चे का 95% है, एडमिशन कहाँ हुआ है सर जय हिंद कॉलेज, और 2 साल के बाद बच्चा वही ऑफिसर होते हुए आता है, सर मेरे तो क्वालिफिकेशन मार्क्स भी नहीं बन रहे हैं, 52% है, 48% है, क्या करना है अभी? रिपीट करना है। तो आप ये मिस्टेक मत करना, एज अ पेरेंट एज अ चाइल्ड की गलती मत करना। आपका 11th 12th कॉलेज आपके नजदीक होना चाहिए, वो कॉलेज जो आपको सपोर्ट करे कि आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, उसमें रहना, पढ़ाई करना। अदरवाइज 1.5 साल बाद अगेन आप ऑफिस में मिलेंगे और बताएंगे सर ऐसा ऐसा हो गया, इसको कैसे सही करें। आई डोंट वांट की चीज़ें और ज़्यादा हो। ऑफिस में एवरी ईयर वी हैव पेरेंट्स, एंड मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। 94 लाख की लड़की जाके जहीं में बैठी, 2 साल बाद वापस ऑफिस में आती है, नीट दिया उसने, अब वो इतनी डर गई मुझे नीट देना ही नहीं। गलती कहाँ होगी? सबसे गलती थी, पेरेंट्स ने गलती बच्चे ने दी थी, क्योंकि 11th में जूनियर कॉलेज है। डोंट थिंक कि मुंबई में जाओगे तो ऑटोमेटिक पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मुंबई में जाने का, कब जाने का? इंजीनियरिंग कॉलेज एंड मेडिसिन कॉलेज जाने, क्योंकि सब उधर ही है, ऐसा कुछ उधर ही है। आप 12th के बाद जाने की कोशिश करो, राइट? ओके, सो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने। हम इनकेस किसी स्टूडेंट्स को, पेरेंट को कुछ भी अगर डाउट है तो आप मैनेजमेंट तक रीच कर सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, दे विल गाइड यू कि आगे कैसे क्या करना है। ओके, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस।